So now we will see what is terminal velocity. Whenever we put a sphere in a viscous fluid और उसको हम ग्रेविटी के अंडर नीचे जाने देंगे, so as we know that ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, राइट. बट देयर विल बी अ लिमिट, उस लिमिट के बाद आपका वेलोसिटी और इंक्रीज नहीं होगा. व्हाई सो? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी. बिकॉज मैं जिस लिमिट की बात कर रहा हूँ उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद विल नॉट ऑब्जर्व एनी इंक्रीज इन वेलोसिटी. So let me help you visualize this. So let's say in a viscous fluid we have a sphere which is falling in this fluid, right? So if you observe this fluid and the sphere, you can clearly see that there are basically few forces which is acting on the sphere. First of which is obviously the downward force, which is gravitational force, right? So this will be acting on the mass of the body. So I can say that downward force is gravitational force. Let me denote this by Hg. Okay. So gravitational force is the reason due to which this is accelerating, right? So इसको oppose कौन कर रहा है? There are two forces which are acting in opposite direction to the gravitational force. So gravity उसको नीचे खींच रही है. Now as I told you, this is a viscous fluid. So this is in the fluid and the forces acting against the gravitational force are, first one is viscous force and second one is buoyant force, जिसे हम upthrust भी कहते हैं. Let me denote that by U. So overall here we have three different forces. First is Fg, which is nothing but gravitational force, right? Second, Fu, which is upthrust, and last Fv, which is due to the viscous nature of the fluid. So जो viscous forces लगेगा that is Fv, right? Now the net force acting on this body, let's say the net force is F, will be somewhat gravitational force, and since Fu and Fv are acting in opposite direction, right? तो ये दोनों मिल के they will try to cancel out gravitational force. So Fv plus Fu, this both are acting in the opposite direction. So gravitational force हमारे स्पीयर को नीचे लेके आने ट्राई करेगा. On the other hand मेरा ये viscous force और ये upthrust, ये जो gravitational force है उसको अपोज करेगा, right? Because that's the nature of both. कि आप अगर नीचे, जैसे फ्रिक्शन में भी हम देखा था ना कि अगर एक बॉडी आपका किसी सरफेस पर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, इफ बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? सिमिलर वे में यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रिक्शन इन लिक्विड्स या फ्रिक्शन इन फ्लूइड. सो दिस फ्लूइड, अगर आपका बॉडी नीचे जा रहा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स जिसको बोलेंगे इस केस के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज अपथ्रस्ट. हमको पता है अपथ्रस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है. आपका बॉडी अगर नीचे आ रहा है तो अपथ्रस्ट उसको ऊपर की ओर अपोज करेगा. सो व्हाट इज अपथ्रस्ट? बेसिकली इसको बुओयंट फोर्स भी कहते हैं. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड के अंदर ले जाते हो तो जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है उतना इक्वल अमाउंट का फोर्स उसको नीचे की ओर से फील होता है. तो उसका फॉर्मूला देखेंगे हम थोड़ी देर में. सो बेसिकली वी हैव दिस इक्वेशन, राइट? नाउ ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस स्पीयर विल एक्सेलरेट. अगर ये स्पीयर एक्सेलरेट करता है, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर, राइट? सो इस स्पीयर का वेलोसिटी इंक्रीज होगा. जैसे जैसे स्पीयर का वेलोसिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा. सो देयर विल बी अ पॉइंट जब आपका विस्कस फोर्स इतना बढ़ जाएगा. अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट है, राइट? अपथ्रस्ट डिपेंड करता है कि आपका कितना मैटर उसके अंदर गया है, एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम इसका है, जो जितना वॉल्यूम इस फ्लूइड का हमने डिस्प्लेस किया तो उस पर डिपेंड करेगा. बट विस्कस फोर्स, वेलोसिटी बढ़ने के साथ विस्कस फोर्स बढ़ेगा. एंड देयर विल बी अ पॉइंट जब आपका इन दोनों और इनका जो डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स नेट फोर्स विल बी 0. सो इफ नेट फोर्स इज 0, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 0 इज इक्वल टू Fg माइनस Fv प्लस Fu. लेट मी यूज अ ब्रैकेट टू अवॉइड कंफ्यूजन. ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों इनमें से सब्सट्रैक्ट हो गए. एंड द पॉइंट व्हेन ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, दिस होल टर्म एंड दिस Fg, वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? नेट फोर्स 0 मिलेगा, राइट? सो आई एम यूजिंग द सेम इक्वेशन
एंड राइटिंग इट इन डिफरेंट वे, मैं सभी नेगेटिव टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाता हूँ. आई कैन से दैट एफ जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू. सो दिस इज द फॉर्म, और इसी फॉर्म में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे. हमको पता है अब तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वी नो हाउ वी कैन कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि विस्कस फोर्स कैसे कैलकुलेट करें. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, राइट. सो बाय फार वी कैन सी दैट all the forces acting on the sphere can be classified in two types, either they are acting downwards or they are acting upwards, right. So जो नीचे की और forces act कर रहे हैं, so that is none other than gravitational force. एक ही force है जो नीचे act कर रहा है, so the force acting downward is gravitational force, right. And the forces opposing this, वो forces जिसके opposite direction में act कर रहे हैं, we have two forces. First is upthrust. अपथ्रस्ट डिपेंड करेगा कि इस स्फीयर ने इस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया. सो उसका फॉर्मूला हम ऐड करेंगे अपथ्रस्ट. एंड सेकंड इज विस्कस फोर्स. सिंस दिस स्फीयर इज मूविंग इन दिस लिक्विड, सो जो विस्कोसिटी इसकी होगी उसके हिसाब से इसकी विस्कस फोर्स फील होगा. सो सेकंड इज विस्कस फोर्स, राइट. थ्री फोर्सेस, वन एक्टिंग डाउनवर्ड, टू एक्टिंग अपवर्ड. सो लेट मी पुट द फॉर्मूलास ऑफ द रिस्पेक्टिव फोर्सेस. First of all, gravitational force will be nothing other than mass into gravity, mass of that sphere into acceleration due to gravity, right. Now here upthrust के लिए भी हम सेम यूज करेंगे, बट यहाँ पे m की जगह m डैश यूज होगा, बिकॉज m डैश विल बी द इसने वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, इस वॉल्यूम की जगह पे कितना मास आता है फ्लूइड का जो इस स्फीयर ने रिप्लेस कर दिया. सो दिस इज अपथ्रस्ट. लेट मी डिनोट दिस विथ m डैश. ग्रेविटी इस पर भी सेम एक्ट करेगा. नेक्स्ट इज विस्कस फोर्स. सो नेक्स्ट इज विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स हमने कितना फिगर आउट किया था, 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट. ये सारी चीजों पे हमारा विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा. सो बेसिकली व्हेन दिस बोथ विल बी इक्वल, दैट विल बी द पॉइंट जब मेरा स्फीयर जो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेलरेट, इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, वो इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा कि इसका वेलोसिटी इसके बाद भी और नहीं बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट. यानी कि लेट्स से दिस इज द स्फीयर जो फ्लूइड के अंदर है, इसका वेलोसिटी फिलहाल है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो फ्लूइड के अंदर डालने के बाद ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है. लेट मी से इट इज नाउ 11 मीटर पर सेकेंड, और नीचे गया 12 मीटर पर सेकेंड, और नीचे गया 13 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन. बट देयर विल बी अ पॉइंट, इसकी वेलोसिटी बढ़ने के बाद देयर विल बी अ पॉइंट जब इसके साथ साथ विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है, राइट. सो उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका विस्कस फोर्स इतना बढ़ गया रहेगा, दैट इज दिस कंपोनेंट, विस्कस फोर्स इतना बढ़ गया रहेगा कि ये दोनों इक्वल हो गए रहेंगे. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी जीरो. नाउ द फोर्स एक्टिंग इज जीरो, मतलब बॉडी और एक्सेलरेट नहीं होगा, है ना. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो नो फोर्स मींस नो एक्सेलरेशन, राइट. बट दैट डज नॉट मीन वेलोसिटी विल बी जीरो. ऑलरेडी बाय फार इसने जो भी वेलोसिटी अटेंड कर ली है, let's say 13 मीटर पर सेकेंड फॉर दिस एग्जाम्पल. सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. सो इस पॉइंट के बियॉन्ड यू वोंट सी एनी इंक्रीज इन वेलोसिटी. नाउ इट विल बी स्टेबल, इट वोंट बी इंक्रीजिंग. सो 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जाएगा, और इसी स्पीड की हम बात कर रहे हैं. दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, जिसके बाद आपका बॉडी का वेलोसिटी और नहीं बढ़ने वाला. गेटिंग मी. सो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, एक बार वो वेलोसिटी हम पहुंच गए तो वेलोसिटी उसके बाद और इंक्रीज नहीं होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्यों ऐसा? बिकॉज बाय फार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे स्फीयर को एक्सेलरेट कर रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, बट ज़्यादा स्पीड बढ़ने की वजह से आपका विस्कस फोर्स बढ़ गया, और विस्कस फोर्स बढ़ने की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए. इक्वल हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो गया. नेट फोर्स जीरो हो गया तो नो एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, बट देयर विल बी डेफिनेटली सम वेलोसिटी. जब तक वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है वो वेलोसिटी बॉल कंटिन्यू करेगा और उसी वेलोसिटी से नीचे जाते जाएगा, राइट. सो वी नो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी नाउ. ओके, सो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी. लेट मी ऑल्सो पुट वैल्यू ऑफ mass. I can write mass in this form. Since density is mass upon volume,
I can write that mass is nothing but product of density and volume, right? So if mass is product of density and volume, let me represent density of the sphere with rho, volume V and G. On the other hand, what is m dash? M dash would be the amount of mass of the fluid replaced by the sphere. अगर ये sphere नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे ये fluid होता, right? ये sphere ने जितना भी fluid को replace किया है उसकी बात कर रहे हैं. So m dash क्या आएगा वापस? Density, but this is the density for the fluid, not for the sphere, right? So let me represent that with sigma, volume of that sphere and gravity, plus 6 pi coefficient of viscosity, velocity and radius of the sphere. So far so good. Okay, so let me also put the formula for volume. एक sphere का अगर हमें volume निकालना है, what will be the formula for volume? We know that in order to find volume of a sphere, we use this formula, 4 by 3 pi r cube, right? So this will be now rho gravity 4 by 3 pi r cube is equal to sigma gravity 4 by 3 pi r cube plus. So मैंने सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया, दोनों में कुछ अलग नहीं किया so far. So this will be 6 pi v. Now what I will do, just to avoid confusion, ये रेडियस किसका है? रेडियस स्फीयर का है. ये रेडियस किसका है? ये भी स्फीयर का है. ये किसका है? ये भी स्फीयर का है. So just to avoid confusion, let me use capital R for this also. हम सबके लिए स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं. सो मैं ये सारे रेडियस सेम है तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबके लिए कैपिटल आर यूज किया. ओके, नाउ सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली ब्रिंग दिस टर्म दिस साइड. मुझे इसके लिए 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी, रेडियस, ये जो पूरा टर्म है विच इज विस्कस फोर्स, मुझे मिलेगा विस्कस फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बोथ दिस. सो लेट मी राइट दिस लाइक दिस, 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, तो इस टर्म को यहीं पे रखा है, इसको हम माइनस करेंगे. सो दिस विल बी रो जी 4 by 3 pi r cube माइनस सिग्मा जी 4 by 3 pi r cube. So just to make it clear, just to avoid any confusion, what we will do, I will simply use different color for both these densities because दोनों की density अलग अलग है. One is for the fluid, other is for the sphere, right? So as we can clearly see, बाकी सारे terms हमारे common है. So I can simply take all the terms common. Which are the terms common? We have 4 by 3 g pi r cube. Since ये दोनों में है तो मैंने बाहर ले लिया. अंदर मुझे क्या मिलेगा? अंदर मुझे मिलेगा डेंसिटी ऑफ माई स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट? सो विल कंटिन्यू विद दिस इक्वेशन. यहीं से आगे बढ़ते. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी, बिकॉज हमारा मोटिव क्या है, ये हमको यहाँ तक मिल तो गया, पूरा वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं. बट व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? ये मेहनत सारा इसके लिए हो रहा है. सो अभी इसमें मुझे टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब मुझे करना तो है वेलोसिटी फाइंड, राइट? वी आर लुकिंग फॉर वेलोसिटी. सो व्हाट वी विल डू इन दिस इक्वेशन, हमको अगर वेलोसिटी ही फाइंड करना है तो हम वेलोसिटी को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ भेज देंगे, राइट? सो अभी एक एक करके सारे टर्म्स को हम दूसरी तरफ भेजना स्टार्ट करते हैं. Okay, so LHS left hand side, what do we have in left hand side? Let me rewrite this equation. In left hand side we have 6 pi coefficient of viscosity R and V, जो कि हमें चाहिए. Next on the right hand side we have 4 by 3 times pi r cube
times gravity, and the difference between rho and sigma, which is density of sphere and density of fluid, right? So next step is very simple and obvious. हमको क्या करना है, v को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स वो साइड लेके जाने हैं. So this will give me v is equal to 4/3 pi r cube g sigma minus rho अपॉन नीचे क्या है मेरे पास 6 pi rho r. So can we do any cancellations? Definitely. इस pi दोनों कैंसिल हो जाएगा. इस r will be cancelled. यहाँ मुझे r क्यूब की जगह r स्क्वायर मिलेगा. ये 6 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू 4/3 इंटू 6 r स्क्वायर g rho minus sigma. So this will be, इसमें और कैंसिलेशंस कर सकते हैं हम. दिस विल बी 2, दिस विल बी 3. So this will finally give me 2/9 r square g rho minus sigma. So this is my terminal velocity. So we were looking for this, right? So just to avoid confusion, this is 2/9 and this is acceleration due to gravity, है ना. जी कट मत कर देना, कुछ नए इक्वेशन डिराइव कर लोगे वरना. So v is 2/9. Let me write it like this: 2/9 r square, acceleration due to gravity, difference between both the density, the sphere and the fluid. So this is my terminal velocity. This is formula for my terminal velocity. So this is the velocity जहाँ पे आपका बॉडी का velocity बढ़ना बंद हो जाएगा. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच द स्पीयर विल रीच. इसके बाद और इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ना. ऑल्सो इफ यू वांट हम यहाँ से एक और चीज़ निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी, यहाँ पे एक नीचे एक और चीज़ रह गया. दैट विल बी, दिस विल बी अपॉन ये एफिशिएंसी, ये टर्म भूल गए ना. सो ये भी नीचे रहेगा. इसको नीचे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एफिशिएंसी. इसके नीचे भी रहेगा इनटू 1 एफिशिएंसी. एफिशिएंसी दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. न्यू बहुत जगह ये टर्म यूज होता है, एफिशिएंसी के लिए भी होता है. सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, इफ वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन दिस फॉर्मूला, एंड अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला चाहिए इसी में से, तो वो भी हम कर सकते हैं. सी कुछ नहीं करना, मुझे इसको यहाँ पे लाना है. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर माय वेलोसिटी, राइट. और अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला चाहिए, सो दैट आल्सो कैन बी अचीव्ड इजीली. दिस विल बी 2/9 r square g rho minus sigma upon velocity. So this is formula for my coefficient of viscosity, and the above formula is coefficient for is critical velocity. So ये दो फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गए.